डिस्पोजल क्या ना करें इन शेप ऑफ सेल, लीज हमने कर दिया किसी को, डोनेट कर दिया हमने किसी को, सही है। एनी अदर इवेंट, थेफ्ट हो गई, डिस्कार्ड हो गया, तबाह हो गया, तो आप उसे डिस्पोजल में ले लेंगे। अब डिस्पोजल इमीडिएट भी होता है, डेफर्ड भी होता है। डेफर्ड डिस्पोजल मतलब एक पीरियड के ऊपर जो है वो डिस्पोज ऑफ हो रहा है, प्रोसीड जो है वो आपको एक पीरियड पे मिल रही है, सही है। डेफर्ड प्रोसीड्स आ रही है, तो डेफर्ड प्रोसीड्स में हम क्या करेंगे, डेफर्ड प्रोसीड में फिर अनवाइंडिंग इफेक्ट आएगा अगर एक साल से ज़्यादा पीरियड पे, अगर एक साल से ज़्यादा पीरियड पे नहीं है तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डिस्पोजल अमाउंट ऑफ द एसेट इज इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू, सही है। डिस्पोजल अमाउंट जो उसकी फेयर वैल्यू है उसके ऊपर डिस्पोजल बुक कर लिया जाएगा, पहली चीज। इफ कंसिडरेशन इज डिलेड then present value will be calculated and the sum of present value against the total payable will be treated as interest revenue. यानी जो कंसिडरेशन है वो आज जो मिल रही है, जो टोटल कंसिडरेशन मुझे अगर 3 साल में मिल रही है तो 3 साल की प्रेजेंट वैल्यू आज क्या है, सही है, टुडे क्या है, उसके ऊपर डिस्पोजल रिकॉर्ड होगा, सही है। और जो रिमेनिंग है जो मुझे फ्यूचर में मिलती रहेगी, सही है, वो जितनी भी वैल्यू होगी वो सारे का सारा मेरा इंटरेस्ट रेवेन्यू कहलाएगा, वो नाउ डिस्पोजल में ट्रीट नहीं होगा, सही है। यहाँ तक बात क्लियर है। डिस्पोजल फेयर वैल्यू पे हो गई, उसके बाद जितना ही मेरा सब्सिक्वेंट रिटर्न बचा है, जो अमाउंट मुझे फ्यूचर में रिकवर होगी, वो सारा का सारा मेरा इंटरेस्ट होगा। थर्ड पार्टी कंपनसेशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है that is compensated by third parties and carrying amount of the asset है। इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, फॉर ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हर क्लास के लिए आपको ये सारी चीजें देना जरूरी है। बेसिस ऑफ मेजरमेंट, सही है, ये आपको बताना है, ये पॉलिसी वाला पार्ट है। बेसिस ऑफ मेजरमेंट, यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन रेट, सही है। अब ये नोट वाली चीज आ गई। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आपको बतानी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बतानी है, इम्पेयरमेंट लॉस बताना है कितना हुआ है, सही है। रिकंसिलेशन ऑफ कैरिंग वैल्यू एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईयर बतानी है आपको, सही। ये रिस्ट्रिक्शन अगर टाइटल के ऊपर कोई है तो वो आपको बतानी है, सही है। ये नोट वाला है या कोई प्लेज वगैरह हुई है तो वो बताना है, सही है। रिस्ट्रिक्शन उसमें कवर, प्लेज कवर हो जाता है रिस्ट्रिक्शन में। एक्सपेंडिचर टू कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड, अगर कोई एक्सपेंस किया है तो वो मूवमेंट बतानी है, ये मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, सही है। कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट अगर कोई है तो वो कमिटमेंट में डिस्क्लोज करनी है आपको, सही है, टू एक्वायर और कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सही है। इसके बाद कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज अगर कोई है तो वो अलग से बतानी है, इम्पेयरमेंट बतानी है, सही है। थर्ड कंपनसेशन from third party for item of property, plant and equipment that were impaired, lost or given up, that is included in profit or loss। अगर जैसे इंश्योरेंस वगैरह ना, इंश्योरेंस अगर कोई इम्पेयर हो गया या डैमेज हो गया है गुड, उसकी अगर कोई इंश्योरेंस मुझे मिल सकती है तो वो इंश्योरेंस की अमाउंट भी मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, कितनी इंश्योरेंस कवर है इसकी, सही है। अब रीवैल्यूड प्रॉपर्टी, जो रीवैल्यू की है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करूंगा। इफेक्टिव डेट रिवैल्यूएशन किया है वो बताऊंगा मैं। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर कौन था, कोई इंडिपेंडेंट वैल्यूअर था भी या नहीं था वो बताऊंगा मैं, सही है। कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन, जो अगर रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो कैरिंग अमाउंट क्या होती एसेट की, वो मैं बता रहा हूँ, सही है। कॉस्ट मॉडल के अंदर कैरिंग अमाउंट क्या होती।
अगर ये वाली रिवैल्यूएशन नहीं भी हुई होती, प्रीवियस वाली हुई होती, तो मैं प्रीवियस वाली नहीं, मैं कॉस्ट मॉडल के अंदर जो उसकी कैरिंग अमाउंट होती है वो बताऊंगा मैं। सही है, रिवैल्यूएशन सरप्लस मुझे बताना है, इंक्लूडिंग क्या चेंज है ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस में वो भी मुझे दिखाना है, यानी मूवमेंट दिखानी है। एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस टू शेयर होल्डर, अगर इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो मैं वो भी बताऊंगा। नाउ ये टॉपिक ख़त्म है हमारा IAS 16। जो क्वेश्चन आंसर हैं, अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। लेकिन थॉरली जो क्वेश्चन के सॉल्व किए जाते हैं, बताया जाता है कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर क्लास लेने पे ही पता चलेगी। ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए स्टैंडर्ड बता दिया गया। इसमें मैंने आपकी कुछ चीज़ बहुत तेज़ी से निकाल दी है क्योंकि उसको आपको ज़रूरत नहीं है। वो ये चीज़ है, सिंपल से ये करते हैं कि डेफर्ड कंसिडरेशन अगर कोई है तो जो फेयर वैल्यू है उसके ऊपर मैं डिस्पोजल बुक कर लूँगा। जो रिमेनिंग बचती है वो पूरी की पूरी जो मुझे अमाउंट मिलती रहेगी वो मेरा इंटरेस्ट रेवेन्यू होगा। सही है। थर्ड पार्टी कंपनसेशन में क्या है, अगर कोई थर्ड पार्टी कंपनसेशन मिल रही है, यानी मैंने ऐसे डिस्पोज ऑफ किया या डिस्कार्ड हो गया या कुछ हो गया, मुझे कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है। सही है। देन थर्ड पार्टी then carrying amount of asset and the compensation received should be transferred to income statement separately। मेरा एसेट लॉस हो गया, तबाह हो गया, सही है, डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसकी जो मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा वो मैं नेट करके PNL में लेकर के नहीं जाऊंगा कैरिंग वैल्यू से, मैं कैरिंग वैल्यू सेपरेट ले जाऊंगा और इंश्योरेंस सेपरेट ले जाऊंगा। सही है। इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं इन दोनों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछने वाली चीज़ नहीं है ये, जो मैंने बता दिया आपको इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। सही है। इंश्योरेंस और कैरिंग वैल्यू दोनों अलग अलग मैं लेकर के जाऊंगा। सही है। और अगर मेरा कोई एसेट है जो जिसके डेफर्ड कंसिडरेशन मुझे मिल रही है तो मैं फेयर वैल्यू पे उस एसेट को बुक करूंगा। द डिस्पोजल अमाउंट ऑफ एसेट इज इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू। इफ कंसिडरेशन इज डिलेड then present value will be calculated and the sum of present values against the total payable will be treated as interest revenue। इस स्टेटमेंट को अपने पास रख लें। जो हमें फ्यूचर में अमाउंट रिसीव होगी वो इंटरेस्ट रेवेन्यू होगा और फेयर वैल्यू पे मैंने एसेट की डिस्पोजल बुक करनी है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हुई होंगी चीज़ें। अगर कुछ नहीं हुई है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, जवाब आपको मिलेगा। आपको बाकी नोट्स के लिए या आपको अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इस स्टैंडर्ड की और बेहतर डिटेल में अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको फर्दर कांटेक्ट करना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पे IAS 16 कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।